संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए, कामगारों के लिए, असंगठित कामगारों के लिए, घर के मजदूरों के लिए और सभी के लिए कार्य करने वाली एक सच्ची योद्धा रूपाताई कुलकर्णी, रूपाताई बोधी, जिन्हें हम इस नाम से भी जानते हैं, उनसे हम आज खास बातचीत करेंगे मेहता संवाद में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, उनसे पूछते हैं बहुत सारी बातें। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम। जय भीम। मैम कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। आप बहुत व्यस्त रहते हैं अपने कार्यकाल में। मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार से आप सभी दिन भर, जहाँ तक आपका पूरी टीम जो है, यहाँ महिलाओं को प्रॉब्लम है, वहाँ है, ये इनसे ये हो रहा है, इनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पूरा व्यस्त आपका शेड्यूल रहता है जी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि रूपाताई कुलकर्णी कहाँ से आते हैं, आपका बचपन कहाँ बीता, कुछ परिवार के बारे में हमें बताइए। ऐसा जो सामान्य रूप से हर एक मराठी मध्यम वर्गीय जो लड़की होती है उसी की तरह मेरा जीवन बीता। आप नागपुर में ही थे पहले? जी, मैं पैदा हुई जबलपुर में। लेकिन उम्र की समझिए 5-6 साल के बाद हम नागपुर में आए। मतलब आप बचपन वहाँ बीता, 5-6 साल बाद यहीं पे आ गए? यहीं से पूरा हो गई यहीं पर? जी, यहीं पर शिक्षा, फिर आगे का एजुकेशन, आपके नौकरी। फैमिली बैकग्राउंड कुछ बताइए। पिता क्या करते थे, माता जी? मेरे पिताजी अध्यापक थे पटवर्धन हाई स्कूल में, और मेरी माताजी भी शुरू में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करती थी। लेकिन बाद में उसने हमारे एजुकेशन के लिए, हमारी अच्छी परवरिश के लिए नौकरी छोड़ दी मेरी माँ ने। चलिए, मतलब आपके लिए उन्होंने त्याग हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया। नहीं तो वो कितने भाई बहन थे आप? मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में, और मेरे 2 भाई छोटे, एक दीपक और डॉक्टर विवेक। तो डॉक्टर विवेक नहीं रहे, अभी हम 2 हैं। माफी चाहूंगा, मैं आपसे उस बारे में पूछा मैंने, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अभी कि आप, जहाँ तक मैं देखता हूँ, पूरा भारत देखता है कि सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी हुई हैं, तो फिर ऐसा क्या वाकया हुआ कि आपको लगा कि मुझे इनके लिए समर्पित हो जाना चाहिए, इनके कार्य के लिए, इनके न्याय इन्हें मिलना चाहिए, इनके अधिकारों के लिए मुझे लड़ना चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए, ये जो चीज है कि समाज के प्रति हमारा कुछ पे बैक टू द सोसाइटी दायित्व होता है। तो हमारे घर में भी ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति के थे और समाज के प्रति बहुत जागरूक थे। तो भले ही परिस्थितिवश उन्हें बहुत ज्यादा एक्टिव वो नहीं हो सके, मन में इच्छा थी उनके जरूर, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के हमें संस्कार ऐसे जानबूझकर नहीं दिए। लेकिन उनकी पर्सनालिटी देख देख कर ही हम लोग ये सोचते थे कि ये खुद को बहुत सामान्य समझते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा असामान्यत्व है जो वो कभी उसका उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। तो और बहुत बुद्धिमान थे, अच्छे वक्ता थे, पूरे तौर से नास्तिक थे और कभी मंदिर में गए नहीं। शादी भी जी, कुलकर्णी यानी एक ब्राह्मण्स में भी ऋग्वेदी ब्राह्मण्स। हाँ, और वो ऋग्वेदी ब्राह्मण्स बोले तो उनमें तो ये सब बहुत ही ज्यादा तौर पे नहीं, कर्मकांडों पर विश्वास होता है और एक तरह से खुद को श्रेष्ठ समझना अन्य लोगों से, ये एक प्रवृत्ति कुलकर्णी आर नोन फॉर दैट। फिर भी मेरे पिताजी बहुत ही इस जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और हाँ, और वैदिक संस्कृति के खिलाफ थे। और उन्होंने शादी भी की तो पूरे ये जो तौर तरीके रहते हैं हिंदू ब्राह्मण्स में, वो पूरे उन्होंने नकारते हुए सिविल मैरिज किया। तो आपका ये कहना है कि आपको जहाँ तक सामाजिक एक कह सकते हैं एक आईना दिखाया या फिर आपको नजर मिली, वो आपके पिता की वजह से मिली कि समाज को देखो किस नजरिए से। हाँ, तो माता पिता ने ऐसा कहिए आपकी नींव उसकी भरी। जी, मैं वही हाँ, कह रहा हूँ, नींव रखी कि हाँ, आप एक समाज को समानता से देखें, समाज के लिए हमें कार्य करना है और ये सब नकारो, ये जो कर्मकांड को छोड़ो। तो वो खाली उपदेश वाले नहीं थे आदमी, उन्होंने वो पहले खुद किया कि उन दिनों में सिविल मैरिज होता कैसा, ये देखने के लिए भी लोग आते थे, ऐसा कहते हैं। तो ये उनका एक अलग सोच थी उनकी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मेरा विषय ठहरा संस्कृत
और संस्कृत भाषा भी मैंने ली तो भाऊ साहब नागपुर डॉक्टर यूनिवर्सिटी में आप कोलते संस्कृत डिपार्टमेंट में एचओडी भी रह चुके एचओडी। हैं। जी हाँ। तो वो विषय जो था ना वो चुनने के लिए मुझे भाऊ साहब डॉक्टर कोलते, जिनके नाम से अपना ग्रंथालय है विद्यापीठ का, वो मेरे प्रोफेसर थे और वो चाहते थे कि मैं भाषा विषय ही लूं। बीए में मैं मेरिट में थी और अकेली फर्स्ट क्लास थी बीए की परीक्षा में। नागपुर महाविद्यालय यानी अभी जिसे वसंतराव नाइक कला और समाज विज्ञान संस्था, वहां से मैं पास आउट हुई। तब उसे मॉरिस कॉलेज भी कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि देख, तुझे यदि नौकरी करनी है तो फिर तू ज्योग्राफी या ऐसे विषय ले, लेकिन यदि तुझे सचमुच रिसर्च करना है तो संस्कृत ले तू या मराठी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि संस्कृत भाषा मुझे अच्छी लगती थी। तो तब किसी भी चीज का मन में मेरे ये विचार ही नहीं था, क्योंकि बीए की लड़की कितने साल की होगी, 17-18 साल की। तो इसलिए मैंने एमए के लिए जब विषय चुना तो मेरे सपने में भी नहीं था कि इस संस्कृत संदर्भों का उपयोग मैं आगे जाकर के समाज के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए करूंगी। संस्कृत पंडितों का एक अलग से बर्ताव का तरीका होता है कि वो खुद को बहुत ही पवित्र श्रेष्ठ समझते हैं और बाकी लोगों के उच्चारों का दोष या उनके लिखावट में दोष ये ढूंढते रहते हैं, तुच्छ समझते हैं। तो ये उपेक्षा की भावना मुझे खलती थी उन दिनों में भी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट में जाकर के लोगों को मनुस्मृति क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, तो आपने ये सारे ग्रंथ पढ़े? पढ़ने ही पड़ते हैं संस्कृत के प्राध्यापक को। आपको रियलाइज हुआ कि एक रेवोल्यूशनरी या फिर क्रांतिकारी या फिर साइंटिफिक व्यू रखने वाले अम्बेडकराइट ये कहिए, अब फुलेवादी, फुलेवादी कहिए, उसी के साथ साथ टुकड़ोजी महाराज कहिए, इनके विचारों को फिर आप जहाँ तक पसंद कैसे करेंगे? क्या इनके भी विचारों के आप जहाँ तक समझ पहुंची? देखिए, पीएचडी वगैरह होने के बाद 1980 में ये आंदोलनों की शुरुआत हुई, स्त्रीवादी आंदोलन जिन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। तो वो यूरोप में जन्मी वो मूवमेंट, अपने भारत में उसको इम्पोर्ट किया गया और मेरा हमेशा कहना है कि थोपा गया, यानी यहाँ की भूमि का विचार न करते हुए। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत 75 से 80 के बीच हुई, तो उन दिनों में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये दहेज विरोधी आंदोलन हो या स्त्री अत्याचार विरोधी आंदोलन हो, इन सब में मेरी मेहनत कश या श्रमिक महिला कहीं नहीं दिखती। उसका कहीं न सुनने में, न बोलने में, न हिस्सा लेने में, न सेमिनार्स में सहभाग नहीं है। और उस औरत की तरफ या उसके उस तक हमारे ये सब प्रबोधन का हम प्रबोधन कर ही रहे थे स्त्री पुरुष समानता के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग में सीमित रहा। उच्च वर्णीय उच्च वर्गीय महिलाओं का नेतृत्व रहा, उनमें से मैं भी एक थी, मैं मान्य करती हूँ। लेकिन मैं बाहर आ सकी उसमें से। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब तक श्रमिक महिलाओं की अलग संगठन न बने उन्हें नकारा जाएगा। जिस तरह से दलित महिलाओं को अलग संगठन करना पड़ा स्त्रीवादी संगठनों से अलग से, तो वो सोच ज्यादा बढ़ी मेरी। 1988 में रिडल्स इन हिंदुइज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हाँ, वो मूवमेंट से जन्मा हुआ एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन था कि जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कहते थे कि आपको यदि सच्चे तौर से जाति विहीन समाज रचना यदि बनानी है तो उस जाति का मूल जिस वर्ण व्यवस्था में है उस वर्ण व्यवस्था को इस समाज के अंदर कायम करने वाले धर्म ग्रंथों पर आक्रमण करो, धर्म ग्रंथों की चिकित्सा करो, उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करो, लोगों के सामने रखो, तभी कल्याणकारी और जाति विहीन समाज की जो कल्पना उन्होंने हमें संविधान में आगे जाकर दी 50 में, उसकी नींव बाबा साहब ने तो जब वो 21-22 साल के थे तभी की थी। तो मैंने सोचा कि मैं तो 40 से भी ऊपर हूँ, 40 साल तक मेरी उम्र हो गई, अब दिस इज टू मच,
I should do something. Yes, for society And and with my knowledge, which should be applied. Knowledge should be applied knowledge, yes, and not a bookish or theoretical. or theoretical. जी, So Practical that knowledge होना चाहिए. practical and applied, जी जी जिसे हम उपयोजित कहते हैं, जी हाँ. तो उस उपयोजित संस्कृत का प्रयोग फिर मैंने करना शुरू कर दिया. हालांकि मेरा थोड़ा इंडोलॉजी से संबंध था, भारतीय विद्या शास्त्रों से, जी. इसलिए मेरा दर्शनों का थोड़ा दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र की थोड़ी पढ़ाई हुई थी. न्याय वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा है, जो दर्शन वेदों को मानते हैं. लेकिन उनमें से भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिनका जिक्र किया था वो थे सांख्य दर्शन. जी. और उस सांख्य दर्शन के जो कपिल मुनि थे उनके बारे में मेरे को रुचि पैदा हुई बाद में. फिर ये सब देखने के बाद हम आए वेदांत दर्शन पे, जिसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है. जी. और शंकराचार्य ने तीनों, जिसे बृहत्त्रयी बोलते हैं, उस पे भाष्य लिखे हैं. उन भाष्यों में से उन्होंने इस समाज को एक संदेश दिया है. बहुत बड़े ज्ञानी थे, ये तो मैं मानती हूँ कि संस्कृत में इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष हुआ नहीं आज तक. और ऐसा कहते हैं कि उनका अद्वैत वेदांत ये बुद्ध से बोरो किया हुआ था. अच्छा. हाँ, यानी भगवान बुद्ध का जो अनित्यता दर्शन है, उस अनित्यता को उन्होंने माया और ब्रह्म में ढाला, और वो माया ब्रह्मवाद के नाम से मशहूर हुआ, मायावाद के नाम से. हाँ, यानी ये संसार, यहाँ के दुख, यहाँ का सब जो वेदना, सुख, सब सारी चीजें माया है. जी. यानी जैसा अंधेरे में हमें एक रज्जू यानी रस्सी दिखती है, जी हाँ, रसीद. और उस रस्सी को हम सांप मान लेते हैं, वैसा ही ये जगत को समझो. तो मेरे मन में प्रश्न उठे कि दुख तो सचमुच हमें अनुभव का विषय है, उन्हें झूठ कैसा माने. और उससे फिर मेरी थोड़ी मैंने आलोचना भी की है उसकी. और उसी समय मुझे ये रिडल्स इन हिंदुइज्म देखने को मिले. और फिर उन दिनों में बहुत बड़ी बहस हुई. तरुण भारत के संपादक थे मागो वैद्य सर. वैद्य सर. मागो वैद्य सर के साथ फिर 4, 5, 6 हमारे आर्टिकल्स आते रहे. उनका पूर्व पक्ष मेरा उत्तर पक्ष, फिर मेरे उत्तर पक्ष को उन्होंने पूर्व पक्ष किया, फिर उसको जवाब दिया, फिर मैंने जवाब दिया. ऐसा करके फिर उन्होंने आखिरी में वैद्य सर पर एंड किया उसका, क्योंकि वो चाहते थे कि समाज पर निधर्मी विचारों का ज्यादा प्रभाव न पड़े, बुद्धिस्ट विचारों का प्रभाव न पड़े. वहाँ जो प्रभाव रहे रोकने की, वो प्रतिक्रांतिवादी जो. और भी बहुत कुछ पूछूंगा मैं जी, आपसे, मगर जी. एक छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शकों कहीं जाइएगा मत, बातचीत ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी. और इन शास्त्रों में कहा गया जो है वो सारा कैसा मिथिकल है. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत. मेहता संवाद में हम बातचीत कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता रूपाताई कुलकर्णी से. ताई, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया किस प्रकार से, कहाँ से आप आई है, आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, आपके पिता के बारे में आपने हमें बहुत कुछ बताया. पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तरुण भारत में जब आप मागो वैद्य इनके साथ एक कह सकते हैं कि लिखावट जो कुछ आप ये लिख रहे, वृत्त पर ये लिख रहे थे, जो कुछ लेख लिख रहे थे. हाँ, लेखमाला का जो डिबेट चल रहा था, कह सकते हैं कि सीरीज चल रही थी. हाँ. तो उसमें आखिरी जो लेख था वो था. मागो वैद्य जी का लिखा गया. मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने क्रांति को रोकने की कोशिश की गई, ये कह सकते हैं. पर आपने वो कह सकते हैं क्रांति की ज्योत प्रज्वलित रखी. तो फिर आपने पहली संगठन, फिर किन के लिए आपने पहला आंदोलन शुरू किया? जैसे उस प्रसंग से कहिए एक जो प्रेरणा मिली, वो बहुत मेरे लिए मुझे आगे ले जाने वाली साबित हुई. क्योंकि विचारों का ऐसा है कि प्रतिक्रांतिवादी शक्तियां हमेशा जो समाज में मूलभूत बदलाव आने वाला रहता है उसे रोकते हैं. तो उसी तरह से उन दिनों में जो पूरा बहुजन था, यानी बहुजन समाज
उसमें ओबीसी बहुत बड़े, क्योंकि वो मंडल का आंदोलन भी था जी जी जी। और रिडल्स का भी हुआ, तो एक तरीके से दोनों पूरक थे। और इसमें ओबीसी समाज भी बहुत बड़ी मात्रा में सुनने के लिए आते थे, शामिल होते थे। और इन शास्त्रों में कहा गया जो है वो सारा कैसा मिथिकल है, यानी इट्स डिपेंडेंट अपॉन मिथ्स एंड नॉट रियलिटी। तो वो जो सब मिथिकल लिटरेचर है, कहानियां रची गई, उसमें बहुत सारे चमत्कार है, बहुत सारा सत्य छुपाया गया है। हाँ, और हम हमेशा शंभू का उदाहरण देते, एकलव्य का देते हैं, सीता का नारी होने के नाते उसका देते हैं हम लोग। हाँ, तो ये सब चीजें उन दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में, आपने सुरेंद्र अज्ञात जी का नाम सुना होगा, तो उनके सरिता मुक्ता के अंक भी उन दिनों में बहुत ज्यादा हमारे आदरणीय परमादरणीय भदंता आनंद कौशल्यान जी, उन्होंने भी राम की कहानी इसकी जुबानी, वो उनकी बहुत बड़ी अच्छी किताब है। उनका और मेरा एक दो कार्यक्रमों में एक साथ आना हुआ, ये मैं मेरा बहुत ही अच्छा ये समझती हूँ कि मैंने उनके साथ कुछ अच्छे प्रोग्राम बिताए, ये किए। बाबुल खेड़ा का अपना जो मैत्री बुद्ध विहार है, उसका उद्घाटन भंते जी के हाथों से हुआ था, तो उन दिनों में भी मैं वहाँ थी। एक पाली भाषा का सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी मैं उनके साथ थी, जहाँ भंते जी रहते थे, खैरी का हाँ बुद्ध विहार, तो वहाँ भी उनसे मिलना हुआ था। कह सकते हैं कि आप कई लोगों के सानिध्य में हाँ, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था रिडल्स के आंदोलन में और इसमें। तो समाज के अंदर एक चेतना ऐसी पैदा हुई थी कि जिसके कारण इन संगठनों का जो 80 में मैंने स्थापना की थी, श्रमिकों की या महिलाओं की, तो उनको एक नई दृष्टि मिल गई कि वो केवल फेमिनिस्ट विचारों पर न चलते हुए उन्हें बुद्धिज्म का एक आधार मिल गया। और उन दिनों से मैं सोच ही रही थी कि कोई ऐसा मुझे जाति व्यवस्था का, जाति शूद्र, अतिशूद्र, स्त्री और जाति, इनका अंत करने वाला जो लिटरेचर वो आए समाज में, जिस पर कॉमरेड शरद पाटिल दुलिया के, वो भी उन दिनों में बहुत बड़ा काम कर रहे थे। उनका सत्यशोधक मार्क्सवादी पक्ष था, पार्टी स्थापन की उन्होंने। तो इन सभी का परिणाम होता गया, अम्बेडकराइट मूवमेंट, फुलेवादी विचारों का संबंध आया। और आपने भी बौद्ध धम्म लिया? हाँ, तो मैं वही उसी तरफ आ रही हूँ कि बुद्धिज्म की दीक्षा लेने के पहले ही मैंने बौद्धाचार्य अश्वघोष की वज्र सूची संपादित करके प्रकाशित की। क्या बात? हाँ, अप्रैल या मई महीने में उसका विमोचन भाऊ साहब कोलते सर के हाथों से किया था। डॉक्टर BL भोळे भी थे, और वो एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ, कि बौद्धाचार्य अश्वघोष की वज्र सूची का मतलब है कि वज्र यानी बहुत ही कड़ा लोहा, जिस लोहे की सूची यानी सुई, निडल, और वो एक निडल काफी है इस जाति व्यवस्था का इतना बड़ा गुब्बारा फोड़ने के लिए। हाँ, तो ये मुझे बहुत भा गया, और उसका मैंने पूरी उसकी जितनी भी मुझे उपलब्ध थी पांडुलिपियां, प्रति, उनकी वर्शंस, वो सब इकट्ठा करके एक संपादित आवृत्ति उसकी निकाली। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद अक्टूबर महीने में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, उसी साल 1992 में। तो आपके परिवार से क्या कुछ रिएक्शंस रहे, समाज से क्या रिएक्शंस रहे, क्या फिर नहीं इसका वैसा प्रभाव पड़ा कि आपने क्या उत्तर दिए लोगों से? नहीं, परिवार की तो क्रांतिकारी स्टेप रहा है भारत की। हाँ, उन दिनों में थोड़ा महिला जिन्होंने सबके सामने आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बोधि नाम जहाँ तक अपनाया है, बोधि मुझे लोगों ने दिया है नाम। हाँ, तो फिर कैसा रहा ये सफर कैसा रहा? नहीं, फैमिली से उतनी कुछ बहुत सख्त ऐसी नहीं आई, क्योंकि माता पिता तो थे ही नहीं, और रहते तो भी वो स्वागत ही कर दे। बाकी थे रिश्तेदार, वो थोड़ा अचंभित हुए, ये सही बात है। कि शाम को जब मैं घर से बाहर निकली
तब मैं रूपा कुलकर्णी थी और रात को 8-9 बजे वापस आई, तब मैं बोली थी। ये उनको थोड़ा अचंभित हुए वो। उस दिन कविवर राजा भाऊ ढाले भी नागपुर में थे, उन्होंने भी स्वागत किया और बहुत अच्छा उसका रिसेप्शन अच्छा हुआ बुद्धिस्ट समाज के द्वारा। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्सी मानते हैं उनकी तरफ से विरोध होना स्वाभाविक था। आपको मैं जैसे देखता हूँ कई सालों से, मैं कई कार्य में देखा हूँ, मैं कई अधिवेशनों में आपके मोर्चे देखे हैं, मैंने पेपर्स में पढ़े हैं, कटिंग्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं न्यूज पर। तो मैं देखता हूँ कि जितने भी कामगार वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, श्रमिक हो, संगठित हो, संगठित हो, जितने भी, उनके लिए, सबके लिए आप काम कर रही है। तो एक बेसिक अभी आपके क्या एजेंडे है, क्या काम हो रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा है आपका कार्य, कितने महिलाओं तक पहुंचा है, कुछ इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, जो बौद्ध धम्म है वो श्रमण संस्कृति का कहलाया जाता है। दो संस्कृतियां हमारे देश में थी, एक ब्राह्मण और दूसरी श्रमण। तो श्रमण संस्कृति के बौद्ध धम्म है, जैन है और लोकायत है, चारवाक। तो श्रमण का मतलब ही है कि जो श्रमिक से नजदीक है। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी जो श्रमजीवी महिलाओं की संगठना है, विदर्भ मोलकरण संगठना, वो एक तरह से श्रमण संस्कृति का पालन करती है। और जब तक श्रमिकों को खास तौर पे असंगठित श्रमिकों को उनके हक मिलते नहीं, दोनों को, आदमी और औरत, जो भी आज असंगठित क्षेत्र है वो इतना बड़ा हो गया है। और 90 के बाद जो हम कहते हैं उत्तर आधुनिक युग चालू हुआ, पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो चालू हुआ, हाँ, तो उसमें तो श्रमिकों की, अभी संगठित श्रमिकों की संख्या केवल 3% बची है इस देश में। बाकी 96.5% लेबरर्स आर फ्रॉम इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित है। हाँ, तो कुछ दिनों के बाद तो जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ जाएगा, जब और ही असुरक्षितता पैदा होगी, तो यही होने वाला है कि बचे कुचे भी जो संगठित क्षेत्र के अभी वो भी टूट जाए। नागपुर की दोनों कॉटन मिल्स आप जानते हैं पूरी बंद हो चुकी है। हाँ, तो अभी संगठित क्षेत्र बहुत छोटा बचा है। इसलिए हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि सारा समाज जो है, पूरा देश, न कि समाज की हम चिंता करें, ये पूरा जो अवलंबित है वो इन श्रमिकों पर है। वो सफाई बंद कर दे, वो बाकी जो काम है तरह तरह के, हारे ढोना, कूली का काम है, रिक्शा चलाना है, ये हमारी बर्तन और धोना करने वाली महिलाएं वो है, ये सब लोगों ने यदि काम बंद कर दिए, समझ लीजिए एक दिन सारे के सारे 96.5% of the population of laborers sit silently, no work, तो क्या होगा? ठप पड़ जाएगा, पूरा समाज ठप हो जाएगा। आज मेरी एक बाई यदि घर आती नहीं है, 2-3 दिन आई नहीं ना, तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो जो मालकिन रहती है उसके। लेकिन उसका पूरा मुआवजा उन्हें मिलता नहीं। आज भी हमारे देश में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। तो हमारा पहला जो कर्तव्य है संगठन के नाते कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो उसके लिए हम उनकी शिक्षा के लिए एक डिप्लोमा कोर्स चालू किया है ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो आम किसे हम एम्प्लॉयज के जो अधिकार है, एम्प्लॉयज के जो अधिकार उन्हें भी लागू होने चाहिए। तो आप पेंशन के लिए भी कुछ, पेंशन के लिए बहुत जटिल हो गया है वो प्रॉब्लम, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कानून तो किया, बोर्ड भी स्थापन किया, 3 साल हो गए उसको। आप भी उस बोर्ड में हैं जहाँ मैं मेंबर थी, हमारा कार्यकाल खत्म हुआ अभी। लेकिन आने वाले काल में ये जो जिन महिलाओं की हम जिक्र कर रहे हैं, उनमें मैं बाकी भी असंगठित महिलाओं को शामिल करना चाहती हूँ। तो मैम, जहाँ तक मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप बहुत बड़े लेवल पर काम करने का सोच रही हैं और काम कर भी रही है, कई लोगों से आप मिल रही हैं। मैं सिर्फ संक्षिप्त में पूछना चाहूंगा आपसे एक आखिरी सवाल कि क्या आपको भविष्य लग रहा है
ये जो सरकार अभी नहीं आई है और अभी जो कुछ बन रहे हैं राजनीतिक वातावरण भारत में, तो कहाँ आपको कामगारों का भविष्य दिख रहा है और क्या इसकी दशा होगी और आपका एक कार्य क्या होगा और आप उसमें क्या करेंगे? बस एक आखिरी सवाल का। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम इस डिस्कशन की समाप्ति की ओर जो बढ़ेंगे तो लोगों पर ये इम्प्रेशन रहना चाहिए कुछ ना कुछ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने इनकी जो पॉलिसी है, लेबर पॉलिसी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रसंग में जाहिर की थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा कामगार विषयक धोरण ऐसा रहेगा, ऐसी हमारी पॉलिसी रहेगी कि जिसमें उद्योजकों को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो कामगारों का, उनको कोई दिक्कत ना आए। यानी जो ध्यान है उन लोगों का वो छोटे और बड़े उद्योजकों की तरफ है, न कि कामगारों की तरफ। और ये मुझे बहुत बड़ी धोखे की झंडी दिखाई दे रही है कि इसमें धोखे की सूचना में कि कामगारों के लिए आने वाला समय कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी, उनकी ओल्ड एज सिक्योरिटी, उनकी यंग एज सिक्योरिटी वो भी मायने रखती है कि जो ध्यान यानी वो ले ही रही है, कह रही है हम फलानी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर देंगे। अरे आप 60 के ऊपर के वाली महिलाओं और पुरुषों के वृद्धावस्था के लिए क्या करने वाले हो? उनके हाथ में 1000 रुपए महीना तो भी पेंशन आनी चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करने वाले हैं। और जिनकी उम्र अभी 40 साल की है या 35 साल की है, उनके लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसका निर्माण करने के लिए हम दिल्ली तक जाएंगे। ये सब बूढ़ी महिलाएं जो है मेरे साथ रोज आने के रोना रोती है कि हमारे लिए क्या हुआ। 59 साल तक आप खाली नोंदनी करते हो, 59 के बाद उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें महाराष्ट्र के लेवल पे और नेशनल लेवल पे लाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक यानी मूवमेंट चली, आंदोलन चले, अभी एक कैंपेन चलाना है। आप उसके लिए अभी कार्य करेंगे? हाँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। और बताइए, आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई। आपने बताया किस प्रकार से आपकी जीवनी रही, कैसा संघर्ष अभी आप कर रही है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले कार्यकाल के लिए भी, और आप बहुत सारा काम करें, हम यही चाहेंगे। मैं भी आवाज इंडिया को बहुत ही मेरा धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सारी बातें मुझसे कहलवा के सारे समाज के सामने लाई। आई ऑल्सो फील ऑनर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, ये थी रूपाताई कुलकर्णी जी, जिनकी जीवनी जहां तक सच में इंस्पायरिंग रही है सभी के लिए। ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में मेहता संवाद के। तब तक देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी चैनल।